नमस्कार प्यारे बच्चों। ये वितान भाग 2 का जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो इस वीडियो में भी हमें तीसरे चैप्टर का जो अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी द्वारा लिखित है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने उसके कुछ भाग पढ़े थे, कुछ इसके विषय में जानकारी और लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता है क्या, सिंधु सभ्यता होती क्या है और उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता यह एक संपन्न सभ्यता है। यह क्या है? एक संपन्न, पूर्ण रूपेण, किसी चीज़ का अभाव नहीं, किसी बात की कमी वहाँ पर नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दो शहरों का नाम हमने बताया था, मोहनजोदड़ो मुअंजो और दड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? दूसरी सभ्यता का क्या कहा था? हड़प्पा के विषय में बताया था हमने। ये दो शहर हैं और बड़े ही संपन्न शहर हैं, नियोजित शहर हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में यह मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान। यानी सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जब हमारा भारत विभाजन हुआ तो सिंधु नदी पाकिस्तान में चली। अब पाकिस्तान में होने के कारण सिंधु सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी जो है मोहनजोदड़ो में है, तो मोहनजोदड़ो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ही होगा। दूसरा हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो नियोजित शहर है वह वर्तमान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, तो पंजाब प्रांत में क्या है? हड़प्पा। ये नोट करने की चीज़ है, याद रखिए। हड़प्पा कहाँ है, किस जगह पर है? तो उसमें राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आपको मिलेगा पंजाब, तो पंजाब प्रांत में आप डालेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, आपको दिखना होगा पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, फ्रेम क्वेश्चन, और उसके आंसर अपनी बुक से ढूंढ करके लिख सकते हैं, कर सकते हैं। बुक से ही सारे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो सिंधु सभ्यता है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, और हड़प्पा जो है वह पंजाब। ये दो शहर जो है बिल्कुल नियोजित संपन्न हैं और यहाँ पर किसी भी बात का अभाव नहीं है। विश्व का सबसे प्राचीन, भारत का ही नहीं विश्व स्तर पर अगर देखते हैं तो विश्व का सबसे प्राचीन शहर, नियोजित शहर था कौन? मोहनजोदड़ो। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। कितने? 200 हेक्टेयर। नाप का पैमाना कितना होता है? क्षेत्रफल को नापते हैं हेक्टेयर से। तो ये हेक्टेयर क्या है? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी फैला हुआ, इसका विस्तार है। किसका? मोहनजोदड़ो का। और संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से पूर्ण नियोजित है। वास्तुकला, वास्तुशास्त्र, तो वास्तुकला के दृष्टि से पूर्ण रूप से नियोजित है। क्या क्या नियोजन है? भवनों, बंद नालियों, विभिन्न वस्तुओं, मकानों के जो अवशेष मिले हैं, यानी जो खुदाई हुई पुरातत्व विभाग द्वारा, तो जो अवशेष यानी बचे हुए भाग जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, वे उस काल की अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। उनसे मिले हुए वस्तुओं से हमें ज्ञान होता है कि यह शहर कितना ही नियोजित, कितना ही विकसित, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड नहीं, विकसित रूप से। हमारा भारत अभी विकासशील है, विकसित नहीं, लेकिन शहर वो जो था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो दोनों है, यह पूर्ण रूप में वहाँ पे बंद नालियों का बदबू और गंदगी ना आए, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी ना हो, इसलिए नालियों को बंद रखा जाता था। और वहाँ पे भवनों का निर्माण, हवा, रोशनी, पानी, यानी सब चीज़ों की व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे नक्शा पास करा जाता था और सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत पहले भी ये सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी, पढ़ी और जानी। तो हमारे ओम थानवी जी ने बताया आगे कि मोहनजोदड़ो शहर होने के साथ साथ घाटी की सभ्यता का केंद्र भी था, और इसकी आबादी लगभग हमने बताया 25,000। यह नगर छोटे छोटे टीलों पर आबाद है। क्या छोटे छोटे ऊंचे स्थान पे। अब ये टीलों पर क्यों आबाद है, ये भी प्रश्न बनता है। क्यों टीलों
पर आबाद है। टीलों पर इसलिए आबाद है बच्चों कि नदी के किनारे वो बसा हुआ शहर है, और नदी में जब जलस्तर ऊपर बढ़ता है, पानी का लेवल ऊपर जाएगा, तो जो निचले तबके के मकान घर होंगे उनमें पानी आसानी से पहुंच जाएगी। इससे बचने के लिए, इससे सुरक्षित स्थान, अपने आप को सुरक्षा, अपने आप को पानी से बचाने के लिए उस लेवल से ऊंचा उठ करके मकान टीलों के रूप में ऊंचाई पर बनाते थे। आप अधिकतर देखते होंगे कि जो शहर, जो घर, जो गांव जो हैं नदियों के किनारे पर हैं, वो अधिकांशतः ऊंचाई पर बने रहते हैं, जिससे कि पानी अगर उफान पर हो, तेज़ी से, ज़्यादातर बरसात के सीज़न में बाढ़ आ जाती है तो घरों में प्रवेश कर जाते हैं पानी। उससे बचने के लिए लोग ऊंचे स्थानों पर अपना मकान बनाते। तो वहाँ के लोग ये इस बात से अवगत थे कि पानी का जलस्तर ऊपर उठेगा, नदी का जलस्तर, तो हमारे घरों पर, इसलिए छोटे छोटे टीलों पर वह शहर बसा हुआ था। इसके अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की सबसे ऊँची छत पर खड़े हैं। किस पायदान पर? स्टेयर यानी सीढ़ियों पर। कह रहे हैं कि छत के ऊपर जाने वाला नहीं, खुला आकाश है, अवशेष बचे हैं, खंडहर है, महल है ही नहीं, सब टूट गए हैं और पुरातत्ववेताओं ने उनको निकाला है। तो वो बसा हुआ जो शहर था वो हमें वैसा ही दिखता है। सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और चूंकि वो टीलों पर बसा है तो ऊपर से हमें पूरा दृश्य साफ साफ दिखाई देता है, ऐसा उन्होंने कहा है लेखक ने। सन 1922, आपको हम सारांश टाइप में बताते जाएंगे, पूरा आपका पाठ इसमें कवर हो जाएगा और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1922 कब? 1922 नोट करने वाली बात है। 1922 में जब कौन? रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी ये पुरातत्ववेता हैं और इन्होंने क्या किया, यहाँ आए। कहाँ? मोहनजोदड़ो आए और उन्हें अनुभव हुआ कि ईसा पूर्व के निशान यहाँ मौजूद हैं। ईसा पूर्व, ईसा से, ईसवी सन से पहले मेसोपोटामिया भारत को मिस्र तथा पाश्चात्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, मेसोपोटामिया भारत के मिस्र तथा तत्पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का नाम जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल नाम नोट कर लीजिए भी। जॉन मार्शल ने अपने निर्देशन में यहाँ खुदाई का व्यापक अभियान शुरू किया। किसने? जब रखालदास बनर्जी 1922 में आए इस जगह पर मोहनजोदड़ो में, तो उन्हें यह आभास हुआ, उनको अनुभव हुआ, क्योंकि वो पुरातत्ववेता ज्ञाता थे और उन्होंने देखा, ध्यान से समझा, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे खुदाई की जा सकती है। और खुदाई के दौरान जो मिस्र और मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो ये है, मोहनजोदड़ो में कुछ हमारे पुरातत्व अवशेष मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसको खुदाई करवाई। कौन? जॉन मार्शल ने। अब आगे कहते हैं कि धीरे धीरे विशेषज्ञों ने इस विशाल सिंधु सभ्यता की देहरी को खोज निकाला और मेसोपोटामिया जो इराक में बसा है कि प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। यानी सबसे पुराना इराक देश का जो मेसोपोटामिया शहर सबसे विकसित है, उसके बराबर ला करके, उसके समकक्ष यानी मोहनजोदड़ो को उसके बराबर में ला दिया कि हाँ, हमारे इस मोहनजोदड़ो में भी ऐसी सभ्यताएँ और ऐसे विकसित शहर बसे हुए हैं। यह इस तरह पुरातात्विक वैज्ञानिक आधार ने विश्व की प्राचीन सभ्यता होने के दावे को पुख्ता किया कि हाँ, हमारे पास भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, कला है, साहित्य है। ये सारी चीज़ें हम विश्व स्तर पर ले करके प्रस्तुत हुए, लोगों को दिखाए, जो लोग कहते थे कि भारत में कुछ भी नहीं। मोहनजोदड़ो में प्राचीन तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। वहाँ के जो रहने वाले थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बौद्ध स्तूप से ये पता चलता है वहाँ के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और किस धर्म को अपनाए हुए थे? बौद्ध धर्म के। यह नगर भारत का पुराना लैंडस्केप है। क्या है? पुराना लैंडस्केप। नगर योजना में इस नगर का कोई सानी नहीं, यानी नगर नियोजन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इस मोहनजोदड़ो जैसे शहर का कोई बराबरी करने वाला नहीं है। खंडहर हो चुकी इमारतें,
सड़कें व गलियों के विस्तार से शहर की नियोजन व्यवस्था का पता चलता है। किससे हम पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि यह बिल्कुल नियोजित है? तो लेखक ने बताया कि जो खंडहर हो चुकी इमारतें हैं, बिल्डिंग, और सड़क व गलियों का विस्तार। आज हम 6 लेन 4 लेन देख रहे हैं। यह 6 लेन 4 लेन जो 4 लेन 6 लेन जो था मोहनजोदड़ो में बहुत पहले से ही था, उसका नकल किए कि दो गाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि शहर का नियोजन बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से हुआ था। आधुनिक नगर योजना भी इसके सामने व्यर्थ सिद्ध होती है। लेखक यह बताते हैं कि आजकल का जो नियोजन हो रहा है, शहरों का बसाव हो रहा है, जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं सरकार, वह उसके आगे फेल है, यानी उसके जैसा कोई नहीं है। सिद्ध होती है स्तूप वाले चबूतरे के पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। स्तूप वाले जो बौद्ध स्तूप बना है उसके चबूतरे के पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। कितनी दूरी पर? यानी जो स्तूप है जहाँ शहर बसा हुआ है उससे 5 किलोमीटर दूरी पर नदी स्थित है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों की एक बस्ती है जो कामगारों की होगी। लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि जो बस्ती टूट फूट गई है वह कारीगर, शिल्पकार, जो भी वर्कर हैं, लोहार, सुनार, बढ़ई, ये इस तरह से छोटे निम्न तबके के लोगों का वह बस्ती रहा होगा। और यहाँ 40 फुट लंबा तथा 25 फुट चौड़ा बड़ा कुंड भी है। कुंड यानी तालाब जिसको बोलते हैं। इस कुंड में पक्की ईंटें लगी हैं ताकि पानी का रिसाव न हो। पानी का तालाब, पोखरा जिसको बोलते हैं, पक्की ईंटें से वो उसकी पुल की फिनिशिंग की हुई है पक्की ईंटों से कि पानी बह करके दूसरे क्षेत्रों में न जाने पाए। महाकुंड के दक्षिण में 20 खंभों वाला बड़ा हॉल है। हॉल जानते हैं? हॉल ऑडिटोरियम कह सकते हैं। तो हॉल यानी सम्मेलन, कोई सभा करनी हो तो वो किसने 20 खंभों पर 20 पिलर दे करके और उस हॉल को बनाया गया है। इसलिए शायद यह सभा भवन या सामुदायिक केंद्र था। सभा भवन यानी कोई मीटिंग होनी है, कोई सभा आयोजन करना है तो हजारों लोग बैठ करके एक साथ मीटिंग में भाग ले सकें। ईंट सिंधु सभ्यता की पहचान है। ईंटें किसकी पहचान है? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में भी ईंट भट्टे हुआ करते थे, ईंटों से भवन निर्माण हुआ करता था, ऐसा ओम थानवी जी ने बताने का प्रयास किया है। सभी ईंटें 1:2, 2:4 के अनुपात में बनाई गई हैं। मोटाई और चौड़ाई कितनी है? 1:2:4। सारी नालियाँ ढकी हुई हैं, एक भी नाली आपको खुली हुई नजर नहीं आएंगी। जल निकासी का ऐसा प्रबंध अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जल निकासी यानी घरों से पानी जो निकल करके एक रास्ते में जाए, ये नहीं कि रास्ते गली में पानी का बहाव हो और पानी से लोग परेशान हों। तो जल निकासी का प्रबंधन बहुत अच्छा था। फिर कहते हैं कि ऐसा प्रबंधन अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार का मतलब बच्चों अन्नागार, जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है, रखा जाता है कि उस राज्य में, उस गांव में, उस शहर में यदि कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो वह उस कोष से निकाल करके लोगों, आम जनता के बीच में उसको पहुंचाया जाए। जैसा कि आप अभी कोविड के समय में